हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम अपने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत समय के बाद लेक्चर आ रहा है मगर कोई बात नहीं, फिर से हम शुरुआत करेंगे। और मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी उसका लिंक, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। मगर जो पोल डाला था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि क्या पढ़ाना चाहिए, अभी किस सीरीज को शुरू करना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने पोल जब डाला तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे कि टॉपिक वाइज जो है आप साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज लाओ, ठीक है। तो वही लेके आई हूँ। आज इसका पहला लेक्चर है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बताएगा कि किस तरह से ये चीज़ें चलनी चाहिए। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिस्कस करेंगे। देखो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का अगर टॉपिक है, मानो साइंस 20 मार्क्स की थी, ठीक है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से। अगर 10 मार्क्स के हैं तो एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ये आप श्योर मान के चलिए, ठीक है। आपने खुद भी एग्जाम दिए होंगे, मैंने भी खुद एग्जाम दिए हैं, तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम PYQs डिस्कस करेंगे, जो रिसेंट एग्जाम में आया हुआ पैटर्न है उसको देखेंगे। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लाए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका स्कोर फाइनली क्या होता है वो आप मुझे हमेशा की तरह अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SI फाइनेंस 2024 में जो MCQs आए थे, ठीक है। वहाँ पे जो साइंस का सेक्शन था वो 20 मार्क्स का था। मैंने खुद ये एग्जाम दिया हुआ है और मेरे जो मार्क्स आए थे दैट इज अबाउट 96.75। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, ए मॉड्यूल इन सोलर पैनल रेफर्स टू, ठीक है। तो सोलर पैनल में जो मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं उसमें। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है। सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं सोलर पैनल में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपके रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा सीधा इसका आंसर याद रखिएगा, मॉड्यूल क्या है सोलर पैनल में, तो ये सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करता है, यूज करता है ऑर्गेनिक मैटर फॉर द पावर जनरेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो हमें मतलब जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, आप बोल सकते हो सड़े गले जो प्लांट्स हैं या डेड जो एनिमल्स हैं, उससे जो है पावर जनरेट होती है। तो वो क्या है, ठीक है, प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट वेस्ट हो गया, हमारा एनिमल वेस्ट हो गया, तो उससे एनर्जी जनरेट होना उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट, बायोमास, ठीक है। सोलर एनर्जी नहीं हो सकता, विंड एनर्जी भी नहीं हो सकता, और कोल तो उसका अलग ही प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो बायोमास भी क्या होता है, बायो मतलब लाइफ, ठीक है। बायो मतलब लाइफ की, लाइफ से जो भी डिराइव्ड होता है हमें, जैसे टूटे हुए प्लांट्स वगैरह हो गए, ठीक है, एनिमल से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, नीचे सड़ गल जा रहा है, कंपोस्ट बने जा रहा है, तो वो एक बायोमास बना देता है, ठीक है। तो उसको भी पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि एनरोबिक कंडीशन में उसको छोड़ दिया जाता है और फिर वहां से जो है पावर जनरेट की जाती है, ठीक है। आई होप आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो पता होगा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हम रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि मतलब दोबारा से रिन्यू हो सकती है, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी दैट इज द नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारा जो है जिसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं जहाँ पे हमारा जो आएगा कोल और पेट्रोलियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोल और पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है। ये आप सब ने, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा है जो नया है कि उसको ये पता ना हो, ठीक है। फिर भी जो नए हैं वो अपना जो टॉपिक है वो क्लियर करके आए, रिवाइज करके आए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी लेक्चर नहीं है, ये MCQ लेक्चर है। तो थ्योरी जहाँ से भी आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये MCQs लगाइए, ठीक है। अगर ये MCQs आपके नहीं लग रहे हैं तो अपनी थ्योरी को दोबारा से देखिए, उसमें और कुछ एडिशन कीजिए जितना सा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं तो रेफर करूँगी कि आप NCERT पढ़ो और उसके बाद जो है आप MCQs लगाओ, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट 3R प्रिंसिपल दैट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा 3R प्रिंसिपल है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा नोटबुक्स के बाहर भी लिखा रहता है। तो बताइए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बताइए। सो इसका आंसर ना आप लोग खुद दोगे। ठीक है, इसका आंसर आप खुद लोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका कमेंट में मैं दूंगी, उसको क्या दूंगी, उसको हार्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पे है, जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2024 में सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से जो क्वेश्चन आए थे वही मैंने लिए हुए हैं। तो आप सबने देखा होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, इस तरह से पूछा था। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है ये। सो आपने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, वहां पे लिखा था कि इनकरेक्ट ढूंढो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। सो ऑप्शन ए है सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है कि सन जो है इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आज सूरज निकला है तो कल सूरज खत्म हो जाएगा, नहीं, वो हमसे भी पहले का और हमारे बाद भी रहेगा। तो इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब वो कभी भी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। ठीक है, और ये ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया। बाकी वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देर इज इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट स्टोरेज होता फॉसिल फ्यूल्स का, कोल पेट्रोलियम का, तो ये इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते और तो हम क्यों इसको बाहर से इंपोर्ट करते। ठीक है, तो निकालते रहते हम अपनी कंट्री से। तो इसका इनफाइनाइट स्टोरेज नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ये भी गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला गलत है। फिर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी मिलती है वो तो हमारी क्या होती है, क्लीन एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है, क्लीन एनर्जी होती है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। मगर इसका जो वेस्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, आपको पता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो है फिजन किया जाता है। तो उनको डिस्पोज करना, उनको सेफली, वो इतने हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इतने हार्मफुल होते हैं, उनको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सरासर गलत है। इन्होंने बोला है कि इजली डिस्पोज हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इसी तरह का आपका क्वेश्चन आया हुआ था एग्जैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था, आई डोंट नो कौन सा था वो, मतलब ईयर आई थिंक 2019 था या 20 था। ठीक है, ये आप देख लेंगे, मगर ये उसका पेपर आया हुआ है, आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। से यही क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द चारकोल। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो चारकोल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, चारकोल की जो प्रॉपर्टीज है उनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो देखो, चारकोल के बारे में ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा चारकोल अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। ठीक है, जैसे एंथ्रासाइट सबसे अच्छा वो तो कोल होता है ना। चलो चारकोल की बात कर रहे हैं, चलो रहने दो उसको। तो आपने बताना है कि चारकोल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए है, इट हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन द फूड। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। इट एग्जिस्ट एज सॉलिड अमॉर्फस स्टेट। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ लो डेंसिटी कंपाउंड, मतलब इट इज़ ए लो डेंसिटी कंपाउंड। हाँ, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये गुड एब्जॉर्बेंट की तरह भी एक्ट करता है, मगर इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है देन वुड। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक होगा। गलत पूछा गया था तो इसलिए गलत वाला ही ठीक होगा। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है देन वुड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चारकोल के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मगर उससे पहले अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आपने लाइक करना है। मुझे पता है जो जेन्युइन बच्चे हैं, ठीक है, जैसे आप मेहनत करते हो तो आपको भी होता है कि हाँ यार, रिजल्ट में हमारा अच्छे मार्क्स आएँ और हम क्वालिफाई करें। तो हमारे लिए भी जब हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं मेहनत करके, एक एक वर्ड खुद से टाइप करके, तो हमारी भी ये मोटिवेशन होता है कि बच्चों को अगर पसंद आएगा तो वो लाइक करेंगे। ठीक है, तो देख के भी अगर आपको अच्छा भी लग रहा है वो चीज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो लाइक नहीं कर रहे हो, तो हम उससे क्या होता है, हम भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, वी आर ह्यूमंस टू। ठीक है, ह्यूमंस टू, तो सबको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑल्दो हम सेल्फ मोटिवेशन में विश्वास रखते हैं, मगर फिर भी
अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तो आप लाइक कर सकते हैं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि यहाँ से बेहतर कंटेंट मिल सकता है तो ही आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। PDF आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चारकोल देखिए, चारकोल सबसे पहले देख लेते हैं हम बनता कैसे है। तो फॉर्म्ड व्हेन वुड इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। जब हम लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी को एयर की या ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ठीक है, एयर की जगह वहाँ पे ऑक्सीजन भी लिखा हुआ आ सकता है कि वहाँ पे बोलेंगे कि जो चारकोल है वो कैसे बनता है, हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द अब्सेंस ऑफ एयर, या ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक सेम ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो फॉर्म्ड व्हेन वुड इज हीटेड स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वुड चारकोल होते हैं, जैसे कि हमारे पास मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ चारकोल है, जैसे कि वुड चारकोल है, बोन चारकोल है और शुगर चारकोल है, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म्स है हमारे चारकोल की, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है जो है बेटर फ्यूल देन वुड, ठीक है। जो चारकोल है हमारा वो वुड, जो लकड़ी होती है हमारी, जो हम रॉ लकड़ी जलाते हैं घर में, उससे ये बेटर फ्यूल है। क्यों? ठीक है, बड़े सारे रीज़न हैं, उनमें ये रीज़न आपको पता होना चाहिए क्योंकि उन रीज़न में से ही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, चारकोल जो है वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉइस्चर को किल कर दिया जाता है, ठीक है, मॉइस्चर को हीट करके सब खत्म कर दिया जाता है, तो वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, ज़्यादा धुआं वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता। मगर अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो कितना ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा जो है स्मोक वहाँ पर निकलता है, ठीक है, स्मोक बड़ा ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए जो है वो चारकोल बेटर फ्यूल है देन द वुड, ठीक है। फिर है कि चारकोल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है देन वुड, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस मोर हीट, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी कि कितना, ठीक है, अगर इतना सा मतलब 1 kg हमने चारकोल लिया है, ये ज़्यादा हमें हीट देगा, या हमने 1 kg अगर वुड लिया है वो ज़्यादा हीट देगा, ठीक है। तो ये चारकोल ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करेगा, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है देन वुड, सो इट प्रोड्यूस मोर हीट देन द वुड, ठीक है। तो लकड़ी से ज़्यादा ये हीट हमें प्रोवाइड करेगा। कैलोरीफिक वैल्यू भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं। कैलोरीफिक वैल्यू को हम हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन भी बोलते हैं। तो ये मेजर क्या करता है कि टोटल एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन ए सब्सटेंस इज कंबस्टेड कंप्लीटली विद द एयर, या आप बोल सकते हो ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम एक सब्सटेंस को कंबस्ट जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, इस तरह से आपको जो है यहाँ पे बेटर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा उस तरह से मैं आपके MCQs भी बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखूंगी मैं किस तरह से आप इसका रिस्पॉन्स देते हो। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, थर्मल पावर प्लांट इज कंसिडर्ड ए बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाई, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट्स को बैड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है, मगर क्यों, ठीक है। तो आपने इसका रीजन बताना है मुझे क्यों। तो ऑप्शन ए है, एज इट यूजेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या ये बहुत कम फॉसिल फ्यूल यूज करता है इसलिए बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो अगर वेरी लेस फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहा है तो ये तो उसका एडवांटेज हो गया ना, ये तो बुरी बात नहीं होगी फिर। एज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, ठीक है। तो ये तो हमें लग रहा है कि ये क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज है, ये इसका आंसर हो सकता है। फिर भी बाकी वाले ऑप्शन हम पढ़ेंगे। एज इलेक्ट्रिसिटी इज हार्मफुल, अरे इलेक्ट्रिसिटी कैसे हार्मफुल होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्यूट नहीं करती इन्वायरमेंट को, ये गलत है। एज थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यों थर्मल पावर प्लांट को बैड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में जो है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके जो है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करके जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और फॉसिल फ्यूल से जो है हमारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, इसलिए इसको बैड सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ओके, ठीक है। ऑप्शन आपको दो एक जैसे लगेंगे, पेपर में ऐसा होता है, मगर आपने एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी इज, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नाइदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या क्या है, ठीक है। तो देखो रिन्यूएबल तो नहीं है कि इतनी जल्दी आपके जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनते तो नहीं है, ठीक है। क्लीन एनर्जी तो है कि न्यूक्लियर एनर्जी से अगर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्लीन होगी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी, ठीक है। मगर न्यूक्लियर एनर्जी इटसेल्फ इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है। देखो मैं थ्योरी यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पहले बता देती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ,
जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आपने पढ़ लिया है, किसी भी सोर्स से पढ़े, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। और क्या बोलते मेरा यहाँ मकसद है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ठीक है, आपको पता है बायोगैस बनती है जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप इसकी। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ लिखा है। तो बायोगैस का कंपोनेंट क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है, एक तो उसमें CO2 भी होती है। ठीक है, और भी बड़ी सारी गैसेस होती है, मगर जो मेजर कंपोनेंट होता है अबाउट 50 to 60%, या ये डाटा वेरी भी करता है, कहीं कहीं लिखा होता है 60 to 70%। तो इतना नहीं यहाँ पे याद रखना, बस आपने ये याद रखना है कि बायोगैस का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, दैट इज द मीथेन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होते, तो मीथेन। ठीक है, CH4 याद रखिएगा। बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो मीथेन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ऑप्शन ए है दे आर एक्सपेंसिव। चलिए छोड़िए, इसको रहने देते हैं। दे आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट वाला, दे इमिट पॉल्यूटेंट्स व्हेन बर्न्ड। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कोई और ऑप्शन भी लग सकता है। ठीक है, नो डाउट कोई भी लग सकता है, मगर मेजर डिसएडवांटेज जिसकी वजह से हम पूरा परेशान है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें, तो सबसे बड़ा इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। भाई पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रही है, तो उसका जो मेजर कारण है, इसका मेजर डिसएडवांटेज ये माना जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो कोई और चीज़ हम ले सकते थे और कोई और ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा जो टॉक ऑफ द टाउन है वो कि फॉसिल फ्यूल बड़ा ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इज नोन एज। ठीक है, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, अरे ये तो नहीं बोलते, सोलर एनर्जी तो अलग आ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है और ये फिर छोटे छोटे न्यूक्लियाइड में टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी से फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पावर। अच्छा बताइए, सोलर पावर के हमने देखा कि इतने एडवांटेजेस हैं कि हमें जो है क्लीन एनर्जी मिल रही है, इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है फिर। ठीक है, तो मैंने वही बोला आपको कि ऑप्शन आपको लग सकते हैं और भी चीज़ें लग सकती हैं, मगर आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट ढूंढना है कि मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या होगा। ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि सोलर पैनल्स को लगाना जो है वो एक्सपेंसिव होता है। तो इट इज़ नॉट रिलायबल इन वेदर कंडीशन। देखो सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज है वो है कि सब वेदर में, ठीक है, अगर क्लाउड्स हैं, ठीक है, मानो हम जो है सिर्फ सोलर पैनल पे ही डिपेंडेंट है, सोलर पावर पे ही डिपेंडेंट है, अगर जिस दिन क्लाउड है या जिस दिन बारिश है, ठीक है, जिस दिन रेन हो रही है, ठीक है, तो उस दिन हमारे सोलर पैनल वर्क ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए उनको सूर्य को निकलना ज़रूरी है। ठीक है, तो रेनी सीजन में या क्लाउड वाले दिन में उस समय ये वर्क नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट रिलायबल इन ऑल वेदर कंडीशन, सब वेदर कंडीशन में ये रिलायबल नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज टू पावर व्हीकल्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम व्हीकल्स में भी डालते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। ये तो आजकल बड़े समय से ये चला आ रहा है कि हम ये सारी चीज़ें ब्लेंड करेंगे उसमें। तो बताइए, आप समझ ही गए होंगे। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम आपने सुना होगा कि इथेनॉल को हम ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं उसमें पेट्रोल और उसमें डीजल वगैरह में, ताकि जो है हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, फ्यूल सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ। ठीक है, जो फ्यूल सेल है वो कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बताइए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फ्यूल सेल जो अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है,
अच्छा ये रिपीट हो गया, इसको डिस्कार्ड करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व टैपिंग इनटू द अर्थ्स इंटरनल हीट फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, तो कौन सी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो अर्थ की इंटरनल हीट को यूज करती है फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, अर्थ की बात आ रही है तो सीधा सीधा ऑप्शन आपको आएगा जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट होता है कि जो मोल्टन जो मैग्मा होता है हमारा, ठीक है, जब कोई भी जियोलॉजिकल चेंज होती है अर्थ में तो वो मोल्टन मैग्मा जो है ऊपर की तरफ खिंच आता है, कुछ भी कंडीशंस की वजह से, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे वो टैप हो जाता है, और जैसे ही ग्राउंड वाटर इस हीटेड मैग्मा के पास में आता है तो ग्राउंड वाटर फिर क्या होता है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी स्टीम को फिर जो है वो टरबाइन को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जियोथर्मल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर ऑप्शन सी है। सो इतने ही थे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये टॉपिक को लेके चलना है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अगर आपको ये पसंद आ गया तो आपने लाइक तो आप कर ही दोगे, और सब्सक्राइब भी आपने चैनल को कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।